So we will start with new chapter today, that is sound. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक्सट्रीमली सिंपल. तो नेक्स्ट चैप्टर इज साउंड. तो फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच का एक नाम है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा, स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, राइट. मैंने आपको पहले भी बताया था. फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स. सिमिलरली, द स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज एकॉस्टिक्स. तो इस चैप्टर का बहुत सारे बुक्स में नाम एकॉस्टिक्स भी है. द स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज एकॉस्टिक्स. जिनको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग में एक पूरा चैप्टर है एकॉस्टिक्स का, तो इज नोन एज एकॉस्टिक्स. अब ये एकॉस्टिक्स में हम लोग सबसे पहले साउंड जनरेट कैसे होता है, साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट कैसे होता है, साउंड डिटेक्ट कैसे होता है, वो सारा स्टडी करते हैं. तो एकॉस्टिक्स में प्रोडक्शन मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर ऑफ साउंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड डिटेक्शन, ये सभी स्टडी करते हैं. लेकिन बेसिकली ये साउंड मतलब है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड, व्हाट इज साउंड? वेव, वेरी गुड. तो साउंड इज नथिंग बट अ वेव. तो साउंड का स्टडी करने से पहले हमको वेव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. तो साउंड इज अ वेव. व्हाट इज अ वेव? व्हाट डू यू मीन बाय वेव? वेव मतलब क्या? व्हाट इज वेव? वेव इज वेव. बॉलीवुड के पिक्चर में कैसा वेव करते हैं तो ऐसा दिखाते हैं, वेव इज वेव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव? एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वेव के. तो चलो पहले तो समझ लेंगे वेव मतलब क्या, वेव को डिफाइन कैसे करेंगे. तो एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्टिकल वॉल था, दीवार है, उस पे एक रस्सी को बांध दिया. तो रस्सी का एक एंड हमने यहाँ पे टाई करके रखा है और रस्सी का दूसरा एंड हमारे हाथ में है. और अगर हम इसको ऊपर नीचे ऐसा जर्क दे, वाइब्रेट करवाए, तो क्या दिखेगा आपको? वेव, राइट. अनदर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास पानी का एक सरफेस है, सरफेस ऑफ वाटर. और ये जो पानी है ये रेस्ट पे है, ये क्वाइट वाटर है. क्वाइट मतलब स्टिल है, नॉट मूविंग. और मैंने अगर इस पानी के सरफेस पे एक पत्थर को, स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे गिरेगा, क्या होगा? वेव बनेगा. इसको बोलते हैं रिपल. रिपल. तो बेसिकली व्हाट इज वेव? वेव इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम. जब तुम भी डिस्टर्ब करते हो ना, जब तुम बड़बड़ करते हो, तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो. किसमें? एयर में. और वो बन जाता है साउंड वेव, जो मुझ तक पहुंचता है, राइट. तो इफ यू वांट टू डिफाइन वेव, व्हाट इज वेव? वेव इज डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, धीरे 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 कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे. तो सबसे पहले बताना चाहिए व्हाट इज वेव. वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम. प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम. अब जब एक वेव मतलब डिस्टरबेंस एक मीडियम में से प्रोपोगेट होता है, जैसे यहाँ पे मीडियम कौन था? रस्सी, स्ट्रिंग. यहाँ पे मीडियम कौन था? वाटर का सरफेस. जब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मीडियम कौन है? एयर. तो जब एक डिस्टरबेंस मतलब एक वेव एक मीडियम से प्रोपोगेट होता है, तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं वो समझना पड़ेगा पहले. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये जो रस्सी है, अब तक हमने डिस्टरबेंस इसमें प्रोपोगेट किया नहीं, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ पे है? जब तक मीडियम से वेव प्रोपोगेट होता नहीं है, तो पार्टिकल्स कहाँ पे है? कहाँ पे दिख रहे हैं पार्टिकल्स उनको? इस लाइन पे, बराबर. इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट. करेक्ट. जैसे ही मैंने इस रस्सी में से डिस्टरबेंस मतलब वेव को प्रोपोगेट किया, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. द पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग. हर एक पार्टिकल वाइब्रेट होता है. ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. और इस वाइब्रेटरी मोशन को तुम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हो.
तो when a disturbance या wave propagates passes through a medium, all the particles of the medium perform oscillations, vibrations. So when the disturbance or wave propagates through a medium, मीडियम कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मीडियम था स्ट्रिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, मीडियम है एयर। जैसे मैंने पानी की सरफेस पे एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, मीडियम है वाटर। तो व्हेन द डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम, all the particles of the medium all the particles of the medium perform vibrations, तो सारे के सारे पार्टिकल मीडियम के क्या करेंगे, वाइब्रेशंस परफॉर्म करेंगे। और एक चीज है, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है जो वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इन सबका एम्पलीट्यूड, इन सबका टाइम पीरियड सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो स्टेज के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं खड़ा हूँ सेंटर में, मान लो ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जब तक एक मीडियम से वेव पास नहीं होगा, सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ पे है, इस स्ट्रेट लाइन पे है। तो स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन। वैसे मेरा इक्विलिब्रियम क्या है, सेंटर। अब मैं मोशन स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ तक जाता हूँ, मतलब इस प्लेटफॉर्म के स्टेज के एंड तक जाता हूँ। इसके आगे जा सकता हूँ क्या मैं? नहीं। तो ये क्या है मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से? मेन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन को तुम क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। क्योंकि जब यहाँ से वेव पास होगा, तो हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, और कोई कोई पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे। तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। अब जब एक मीडियम में से वेव पास होता है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन। तो सारे ही पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर आप बोल रहे हो कि एम्पलीट्यूड सेम है, तो होना क्या चाहिए था, होना ऐसा चाहिए था कि सारे के सारे पार्टिकल एक साथ ही ऊपर गए, एक साथ ही नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। करेक्ट। आपको दिखता कैसे है, ऐसे। मतलब कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। कोई मैक्सिमम डिस्प्लेस हो गया पॉजिटिव साइड पे, कोई मैक्सिमम डिस्प्लेस हो गया नेगेटिव साइड पे। किसी का डिस्प्लेसमेंट कम है, किसी का ज्यादा है। बराबर, सही है। लेकिन बेसिकली ये एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक पार्टिकल मैक्सिमम पे है, तो हो सकता है दूसरा पार्टिकल मिनिमम पे है। बाद में क्या होगा, ये नीचे आएगा तो जो नीचे था वो ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा, बस यहीं तक जाएगा। फिर ये जब नीचे आएगा तो कोई और ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है। फिर ये नीचे आया तो कोई और पार्टिकल ऊपर जाएगा। लेकिन सारे के सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। मतलब सारे के सारे पार्टिकल इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जा नहीं सकते। करेक्ट। तो जब डिस्टरबेंस मतलब वेव एक मीडियम से पास हुआ, तो सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं वाइब्रेशन। और इन वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड सबके लिए क्या है, सेम है। और टाइम पीरियड भी सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? एग्जाम्पल, सपोज मैं पार्टिकल हूं, मैं वाइब्रेशंस कर रहा हूँ। ओके। तो मेरे को एक चक्कर कंप्लीट करने में, जिसको तुम एक ऑसिलेशन बोलते हो, जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे, टाइम पीरियड। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। वो डिफाइन करना है हमको। तो ये जितने भी पार्टिकल है, सबका टाइम पीरियड भी क्या है, सेम है। इसका मतलब कोई भी एक पार्टिकल अगर एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड लगा रहा है, तो दूसरा पार्टिकल भी 2 सेकेंड लगाएगा। वेरी गुड। तो when the disturbance passes through a medium,
all the particles of the medium perform vibration, right? The time period and amplitude of all the particles is same. Of all the particles is same. Is that clear? Good. So what is wave? Wave is a disturbance created in a medium. When a wave or a disturbance passes through a medium, all the particles of the medium perform oscillation with same time period and same amplitude. अब वेव में अलग अलग टाइप के वेव होते हैं. मोस्टली हम लोग तीन वेव्स की बात करते हैं. एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव और एक होता है मैटर वेव. तो टाइप्स ऑफ वेव में सबसे पहला इज मैकेनिकल वेव. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिकल वेव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव? ऐसा वेव जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़े. So a wave which requires a material medium for its propagation from one point to another is known as mechanical wave. Example, वो रस्सी मैंने लिया था, तो रस्सी क्या था? मीडियम था. तो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ मीडियम. फॉर एग्जाम्पल, वाटर पे मैंने स्टोन को ड्रॉप कर दिया, राइट? तो जो डिस्टर्बेंस था वो कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है. उस पॉइंट से जहां पे पत्थर गिरेगा वहां से बाहर की तरफ जा रहा है. तो मीडियम कौन है? वाटर है. मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो. मैं बोल रहा हूँ मतलब मेरा जो थ्रोट है वो वाइब्रेशंस मतलब वेव जनरेट कर रहा है. वो वेव तुम तक पहुंच रहा है थ्रू एयर. तो एयर क्या है? मीडियम है. तो साउंड कौन सा वेव हो गया? मैकेनिकल वेव. अगर मैंने इस पूरे रूम से एयर निकाल दिया, वैक्यूम बना दिया, तो जो मैं बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं पाओगे, क्योंकि मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव. तो व्हाट इज मैकेनिकल वेव? व्हाट इज मैकेनिकल वेव? द वेव which the wave which requires material medium for its propagation is known as mechanical wave. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेव ऑन अ स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, वाटर वेव्स. फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव. फॉर एग्जाम्पल, सिस्मिक वेव्स. यू नो व्हाट इज सिस्मिक वेव्स? सुना है? फिजिक्स का पूरा एक ब्रांच है, या फिर जियोलॉजी का ब्रांच है, सिस्मोलॉजी. जब अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में आपको शायद पता होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स सुना होगा. पूरा अर्थ, इट इज डिवाइडेड इनटू सम नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. तो वो जो प्लेट्स है ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसा वो वाइब्रेट होते रहते हैं, जमीन के बहुत नीचे. वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, मूव ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. तो वो जो वाइब्रेशन बनाते हैं, वो वाइब्रेशन अर्थ के सरफेस तक आता है, और अर्थ के सरफेस पे क्या होता है? वाइब्रेट. तो क्या आता है? अर्थक्वेक. तो ये जो वेव अर्थ के नीचे से ऊपर तक आया थ्रू अर्थ, मतलब थ्रू मटेरियल, इसको बोलते हो सिस्मिक वेव्स, राइट? तो सिस्मिक वेव्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक्स. करेक्ट. तो सिस्मिक वेव सारे प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वेव का. वेव का जो भी प्रॉपर्टी है वो सिस्मिक वेव का प्रॉपर्टी है. नंबर टू इज नॉन मैकेनिकल वेव. तो मैकेनिकल वेव को अगर मटेरियल मीडियम की जरूरत है, तो व्हाट अबाउट नॉन मैकेनिकल वेव्स? What are non-mechanical waves? Same. The wave which do not require
material medium for its propagation is known as non-mechanical wave. The wave which do not require material medium for its propagation is known as non-mechanical wave. और नॉन मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है मैंने ऑप्टिक्स में तुमको बताया था, मैं वापस रिपीट करूंगा, डोंट वरी। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, नॉन मैकेनिकल वेव ऐसा वेव है जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट होने में मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अब थोड़े दिन में ठंडी आएगी होपफुली, तो बारिश के दिन में बारिश तो नहीं आ रही, लेकिन ठंड के दिन में शायद ठंड आ जाए यहाँ पे होपफुली। तो ठंड के दिन में हम लोग धूप में खड़े रहते हैं, वाई? सनलाइट ये सन से निकला था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी वहां का वेव यहाँ तक पहुंचता है। तो वो कौन सा वेव हो? मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल? नॉन मैकेनिकल, क्योंकि दैट वेव इज ट्रैवलिंग इवन थ्रू वैक्यूम। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है मैंने तुमको बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ ड्रॉ करके डायग्राम। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शंस मैटर करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस। एक होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है वो। एक होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि नाम में ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि x इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, y is the direction of vibration of electric field and z is the direction of vibration of magnetic field। मैंने ऑप्टिक्स में ऑलरेडी बताया है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो x एक्सिस के अलोंग वेव आगे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होगा अलोंग इन एक्स वाई प्लेन, तो ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मैंने अभी बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को तुम डिनोट करते हो E0 से। और हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन कौन सा डायरेक्शन में है? Z में। और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं B0 से। तो वो क्या रहा है? वो ऐसा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव जा रहा है एक्स में, एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, मतलब ऊपर नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में, अंदर और बाहर, राइट? वेव इज गोइंग इन एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन वाई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्स परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्स क्या है? परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन कैसे करोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन कैसे करोगे? तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग मतलब वाइब्रेटिंग। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई मैक्सिमम, फिर कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई 0, फिर माइनस में गया, माइनस मैक्सिमम वैल्यू, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है 0। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग। जब वैल्यू 0 से मैक्सिमम जाए, फिर माइनस जाए, फिर 0 जाए, फिर प्लस जाए, फिर माइनस जाए, तो क्या बोलते हो? ऑसिलेटिंग। सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग electric and magnetic fields, which are perpendicular to each other,
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। आता क्लियर? गुड। तो पहले टाइप का वेव था मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम for its propagation from one point to another. फिर the non-mechanical wave which does not require a material medium for its propagation from one point to another. उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स बहुत इंटरेस्टिंग है ये, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैटर वेव्स, मैटर वेव्स। अब ये मैटर वेव क्या होता है? चलो ये भी सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई यहाँ पे बैठा है और क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और मैंने तुमको, मेरे पास एक छोटा सा चौक का पीस था, वैसे तो अभी चौक है नहीं क्योंकि डिजिटल है सब, और तुम्हारा ध्यान जाए इसके लिए मैंने तुमको चौक का पीस मार के फेंका, तो तुमको क्या दिखा कि ये ऐसा गया, एक्चुअली ऐसा नहीं गया। इट गोज लाइक अ वेव। हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है ना वो बहुत छोटा होता है। कितना छोटा है? 10⁻⁻50 मीटर के आसपास, बहुत ही छोटा है। तुमको पता है थियोरेटिकली, थियोरेटिकली हम लोग 10⁻34 मीटर से कुछ कम मेजर नहीं कर सकते। इसको बोलते हो प्लैंक लेंथ। मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज प्लैंक लेंथ। थियोरेटिकली बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली हम लोग 10⁻20 मीटर तक ही मेजर कर सकते हैं। तो व्हाट इज मैटर वेव? वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। तो कहीं पे भी अगर पार्टिकल मूविंग हो तो उस मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है उसको क्या बोलते हो? मैटर वेव। तो डिफाइन कैसे करोगे? द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल is known as matter wave. So waves associated with moving particles, with moving particles are known as matter waves, are known as matter waves. Example, हमने मैकेनिकल वेव का एग्जांपल दिया, हमने नॉन मैकेनिकल का एग्जांपल दिया, तो इसका भी एग्जांपल देना चाहिए। एग्जांपल, आपको पता है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम? बताओ व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम? न्यूक्लियस है और क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? हाँ, कहाँ पे है? ऑर्बिट में है। कौन से टाइप के ऑर्बिट में है? शेप क्या होता है ऑर्बिट का? सर्कुलर। वेरी गुड। तो तुमको अब तक जो सिखाया गया है और 12th तक तुमको यही सिखाया जाएगा, क्योंकि 12th तक हायर लेवल जाता नहीं है, तो तुमको 12th तक ये बताया जाएगा। सिर्फ एक चैप्टर है जहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर चेंज होगा। एज फार एज योर अंडरस्टैंडिंग अप टू नाउ इज कंसर्न्ड, आप ऐसा बोलते हो कि एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। बराबर, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है, बट ये गलत है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहा है वो वेव जैसा होता है, वो पार्टिकल होता ही नहीं। इसके लिए अगर आप फिजिक्स के बुक्स देखोगे तो कुछ बुक्स में आपको, फिजिक्स के कुछ बुक्स में आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, फ्रंट पेज पे कहीं तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। देखा है कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर? फिजिक्स या केमिस्ट्री के बुक पे आपको 100% मिलेगा ये। मतलब तुमको पता है बता क्या रहे हैं वो बता रहे हैं कि देखो ये एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में कौन है? इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव। मैंने इसलिए बोला वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स आर नोन एज मैटर वेव्स। Example, electron when revolves around the nucleus is not a particle but it behaves like a wave. इसका बाकी डिटेल आपको 12th में आएगा, तब देखेंगे। 12th में आएगा आपको।
तो तब देखेंगे। अब फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी तक तो ये था, पहले तो साउंड क्या है ये पता होना चाहिए, वेव है। वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस होता है। किसमें? मीडियम में। क्योंकि पहले हमने पानी का सरफेस लिया, स्टिल सरफेस था, मतलब एकदम क्वाइट था, नॉन मूविंग था। मैंने पत्थर छोड़ दिया, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, उसको बोलते हो वेव। फिर हमने देखा कि वेव के तीन टाइप है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल एंड मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव इज अ वेव विच requires a material medium for its propagation. Non-mechanical wave is a wave which do not require a material medium for its propagation. And matter wave is a wave which is associated with moving particles. अब वेव कोई भी टाइप का हो, वेव के साथ कुछ बेसिक डेफिनेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे व्हाट आर बेसिक डेफिनेशंस ऑफ वेव। तो सम बेसिक डेफिनेशंस तो नोट्स में मैंने दिया ही आपको। सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो बताओ, अभी तो मैंने बताया था व्हाट इज एम्पलीट्यूड। जब तुमने वेव को प्रोपोगेट नहीं किया तो सारे पार्टिकल रेस्ट पे थे एक जगह पे, उस जगह को क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ही तुमने वेव उस मीडियम में से प्रोपोगेट किया तो सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन। तो वो जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle of the particles of the medium through which wave is propagating, through which wave is propagating, measured from equilibrium position। कहां से मेजर किया तुमने? इक्विलिब्रियम पोजीशन से। measured from equilibrium position is known as amplitude, is known as amplitude। सिंपल। पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन से पार्टिकल का? मीडियम के पार्टिकल का। कब हुआ ये? जब वेव प्रोपोगेट हुआ। कहां से मेजर किया? इक्विलिब्रियम पोजीशन से किया। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल of the medium through which wave is propagating measured from equilibrium position is known as amplitude। उसके बाद wavelength। What is wavelength? How do you define wavelength? और एम्पलीट्यूड को हम लोग हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, वैसे ही वेवलेंथ को हम लोग हमेशा लैम्डा से डिनोट करते हैं। What is wavelength? The distance between successive crest और सक्सेसिव ट्रफ। तो तुम अब तक ऐसा डिफाइन करते हो, सबसे पहले हमारे पास एक मीडियम है रस्सी। मैंने यहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट कर लिए तो बन गया वेव। जो टॉप मोस्ट पोजिशन है उसको बोलते हो क्रेस्ट, जो बॉटम मोस्ट उसको बोलते हो ट्रफ। तो बाय डेफिनेशन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मतलब एक के बाद इमीडिएटली दूसरा या फिर कॉन्जुगेटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, या द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। सही है, लेकिन ये डेफिनेशन स्कूल तक चलेगा, 11th 12th में नहीं चलता है। क्यों? ये चेंज करना पड़ेगा। अब व्हाट डू मीन बाय सक्सेसिव क्रेस्ट एंड सक्सेसिव ट्रफ? तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन चेंज करेंगे। डेफिनेशन गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो डेफिनेशन यूज करते हो वो बहुत ही सिंपल लेवल पे है, तो हमको थोड़ा सा अब डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम देखेंगे हाउ टू डिफाइन व्हाट इज वेवलेंथ। तो देखते हैं हाउ टू डिफाइन वेवलेंथ। तो एनी आइडिया ऑन हाउ टू डिफाइन वेवलेंथ? कैसे डिफाइन करोगे?
देखो तुमने बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, अब हो क्या रहा है, ये जो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के जो पार्टिकल्स थे उनकी एकदम पक्की दोस्ती है, एकदम पक्की। कैसे पता लगा? जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, है ना? दोनों जाएंगे तो साथ में नीचे जाएंगे, दोनों जाएंगे तो साथ में नेगेटिव साइड पे जाएंगे, फिर वापस से मीन पे आएंगे, फिर वापस से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड पे जाएंगे। करेक्ट। तो इनका जो हम साथ साथ है वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको बोलते हैं सेम फेज। क्या बोलते हैं? सेम फेज। तो ये जो दो सक्सेसिव क्रेस्ट पे जो दो पार्टिकल है, दे आर सेड टू बी इन सेम फेज। वैसे ही ये जो दो सक्सेसिव ट्रफ वाले पार्टिकल्स है, दे आर आल्सो सेड टू बी इन सेम फेज। सही है? तो तुम अब तक क्या बोल रहे थे? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। अब क्या बोलोगे? अब बोलोगे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज। क्योंकि ये जो दो सक्सेसिव पार्टिकल्स थे वो किसमें थे? सेम फेज में। जो ये दो सक्सेसिव पार्टिकल थे वो किसमें थे? सेम फेज में। तो अभी डिफाइन कैसे करोगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन सेम फेज नोन एज वेवलेंथ। अब ये फेज क्या होता है ये आगे वापस आएगा, आगे वापस आने वाला है, इसी चैप्टर में आएगा, तो तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो कल फेज का कॉन्सेप्ट कल इंट्रोड्यूस हो जाएगा वापस, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, so the distance between two successive particles which are in same phase is known as wavelength. गुड। वेवलेंथ भी लेंथ है और एम्पलीट्यूड भी डिस्टेंस है, तो दोनों के डायमेंशंस क्या आएंगे? सेम तो आएंगे, लेकिन क्या आएंगे? लेंथ L⁻1, और दोनों का यूनिट क्या आएगा? मीटर। इसके बाद तीसरा डेफिनेशन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम पीरियड? मैंने पहले भी बताया आज। हम्म जब एक मीडियम में से एक वेव पास होता है, प्रोपोगेट होता है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट। तो एक वाइब्रेशन पूरा होने के लिए, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा होने के लिए जितना भी टाइम लगेगा, क्या बोलोगे उसको? टाइम पीरियड। So it is the time taken by the particle of the medium through which wave is propagating to complete एक चक्कर, मतलब one oscillation. So it is the time taken. It is the time taken by the particle of the medium, by the particle of the medium through which wave is propagating, to complete one oscillation. Done. Simple definition. Frequency. What is the meaning of frequency? बताओ। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। और वैसे सुनो, टाइम पीरियड को तुम डिनोट करते हो कैपिटल टी से, फ्रीक्वेंसी को तुम डिनोट करोगे या तो एन से, या फिर एफ से, या फिर नू से। ऐसा क्यों? अगर मैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले बताया था, रे ऑप्टिक्स में ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी किसी बुक में ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया है, तुम फ्रीक्वेंसी को भी एन से डिनोट करो तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए क्या यूज करते हैं? एफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रे ऑप्टिक्स में ही एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। तो रे ऑप्टिक्स में तुम नॉर्मली
क्या यूज करते हो? नू। क्या यूज करते हो? नू। तो बुक टू बुक, चैप्टर टू चैप्टर फ्रीक्वेंसी का नोटेशन अलग है। अब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक मीडियम में से एक वेव प्रोपोगेट हुआ, पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लगे। मान लो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए आधा सेकंड लगा, हाफ सेकंड। व्हाट इज टाइम पीरियड? हाफ सेकंड। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए? दो। इसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के तीन तीन डेफिनेशन है, मैं तीनों बताऊंगा एक एक करके, लेकिन पहले बेसिक डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस performed performed by the particle of the medium, by the particle of the medium through which through which wave is propagating, through which wave is propagating per second। अब ये पर सेकंड को लिखते हैं पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब है कि यूनिट टाइम में कोई चीज कितनी बार हो रही है। तो अगर मैंने बोला कि एक सेकंड में पार्टिकल दो चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। अगर एक सेकंड में 4 बार कर रहा है तो 4। और ये फ्रीक्वेंसी वर्ड ना आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह पे यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको हमारे शहर से फॉर एग्जाम्पल नासिक जाना होगा, तो आपको पता है शटल सर्विस है डायरेक्ट विदाउट स्टॉप। आपको पता है 1 घंटे में एक बस चलता है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी 1। अगर आपको कहीं जाना है और उस सिटी का बस हमारे यहाँ से 1 घंटे में 2 बार जाता है तो फ्रीक्वेंसी 2। आप इस क्लास में एक हफ्ते में 6 दिन आते हो, फ्रीक्वेंसी 6 पर वीक। आप हर दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हर दिन संडे छोड़ के हर दिन यहाँ पे एक बार आते हो, फ्रीक्वेंसी 1। कोई लोग 2 बार भी आते हैं, फ्रीक्वेंसी 2। बराबर। तो ये समझने के लिए आसान है कि कोई भी चीज यूनिट टाइम में खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है। यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड में कितनी बार, एक आवर में कितनी बार, एक दिन में कितनी बार, एक वीक में कितनी बार, एक मंथ में कितनी बार, एक साल में कितनी बार। तो यूनिट टाइम क्यों बोला? क्योंकि हर बार यूनिट टाइम मतलब हर बार सेकेंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है एक सेकेंड में 4 चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है जो एक दिन में एक ही चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो पर डे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ अराउंड सन? 1 ईयर बोलते हो ना, एक साल में एक बार। करेक्ट। गुड। डन। या फिर इसको डिफाइन करने का और एक तरीका है। सपोज मेरे पास एक रस्सी था, इस पे मैंने वेव को पास कर दिया। इमेजिन यहाँ से वेव प्रोपोगेट हो गया, पास हो गया मतलब प्रोपोगेट हो गया। और इमेजिन मैं इस वेव पे कोई भी एक पॉइंट देखा हूँ, कोई भी एक पॉइंट लिया पी। इस पी पॉइंट में से एक सेकेंड में से कितने वेव पास हो गए उसको बोलते फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम पर सेकेंड और पर मिनट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। राइट। अब ऐसा क्यों, वो भी समझ लो, अच्छे से समझ लो। एक बात बताओ, टाइम पीरियड का मतलब क्या था? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन का मतलब क्या था? कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, मीन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, हो गया एक चक्कर कंप्लीट। बराबर। तो वन ऑसिलेशन में क्या हुआ? वन ऑसिलेशन में मीन से स्टार्ट होके पॉजिटिव पे गया, फिर मीन पे आया, फिर नेगेटिव पे गया, फिर से पॉजिटिव। करेक्ट। करेक्ट। पक्का।
अब इसको थोड़ा अलग तरीके से इमेजिन करो। वन ऑसिलेशन में मीन से मतलब इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होके कहाँ गया, पॉजिटिव, फिर कहाँ आया मीन, फिर कहाँ गया नेगेटिव, फिर कहाँ गया मीन। मतलब मतलब ये है वन वेव। ये क्या है, वन वेव, बराबर। तो आपने क्या डिफाइन किया था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। लेकिन तुमको समझ में आया, एक ऑसिलेशन मतलब ही एक वेव होता है, तो दो ऑसिलेशन मतलब कितना होगा, दो वेव होगा। तो इसी का एक अलग लिखने का मेथड है। ये सेम डेफिनेशन है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो आप बोल सकते हो द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point of the medium, passing through a point of the medium per unit time, per unit time is known as frequency, is known as frequency। और एक डेफिनेशन है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, वन अपॉन टाइम पीरियड। मैंने इसलिए पूछा था, सपोज एक ऑसिलेशन के लिए आधा सेकंड लगा, मतलब 1/2, तो एक सेकंड में मैंने आपसे पूछा था एक ऑसिलेशन के लिए 1/2 टाइम लग गया। तो मैंने पूछा था कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे, तुमने बोला था 2। मतलब तुमने पता है क्या किया, तुमने क्या किया, 1/1/2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पहुंच गया, ऊपर। मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब एक्चुअली ये था कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि हाफ क्या है, टाइम पीरियड है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। So it is also defined as, it is also defined as reciprocal of time period, time period. Therefore, frequency is 1 upon time period. Therefore, SI unit is 1/second। इसी को बोलते हो हर्ट्ज। डायमेंशंस क्या होंगे, 1/टाइम मतलब T⁻⁻1। क्लियर, पक्का पक्का, श्योर। अब हमको डिफाइन करना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। सिर्फ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेव बताओ, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में वेव ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस, is the distance traveled by wave per unit time, per unit time। मतलब basically velocity is nothing but distance upon time। ओके, चलो एक काम करते हैं, टाइम को ले लेते हैं टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं, 1। और मैंने बताया था एक ऑक्सीजन मतलब क्या, वन वेव, वन वेव मतलब क्या, वन वेवलेंथ। तो एक टाइम पीरियड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वन वेवलेंथ। नहीं तो मैं वापस बता देता हूँ। देखो फिजिक्स का प्रॉब्लम ये रहेगा ही हमेशा, जब तक तुम इमेजिन नहीं करते हो और ये सब चीजें छोड़ के चलेगा नहीं, क्योंकि 12th में लगेगा, फिर इंजीनियरिंग में वापस यही लगेगा। मैंने अभी अभी तुमको बताया था, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक,
व्हाट इज वन ऑसिलेशन? मैंने चालू किया था मीन से, अब मैं उल्टा करता हूँ, मैं चालू करता हूँ एक्सट्रीम से, मतलब एम्पलीट्यूड से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ऑसिलेशन? यहां से इधर आया, वापस इधर गया, एक चक्कर कंप्लीट। मतलब मैक्सिमम से जीरो पे आया, नेगेटिव गया, फिर जीरो पे आया, फिर मैक्सिमम पे गया, सही है, वन ऑसिलेशन। मतलब वन वे तो वही है ना, जीरो पे आया, नेगेटिव पे गया, जीरो पे आया, वापस कहाँ पे गया, मैक्सिमम। हो गया एक चक्कर खत्म, ऑसिलेशन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? डिस्टेंस, डिस्टेंस, वेवलेंथ। तुमने तो बोला डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्वेश्चन इज वेवलेंथ, तो ये डिस्टेंस कितना है, वेवलेंथ, बराबर। तो एक बात बताओ, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वन वेवलेंथ। तो वेलोसिटी क्या आ गया, लैम्डा बाई टी। लेकिन व्हाट इज वन अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी, तो भी क्या आ गया, एन लैम्डा। याद आ रहा है, ऑप्टिक्स में तुमने यूज किया है ये, v इक्वल टू एन लैम्डा, किया है कि ऑप्टिक्स में यूज। तो ऐसा ये फॉर्मूला आता है, v इक्वल टू एन लैम्डा। तो ऐसा हम लोग डिराइव करते हैं। गुड, राइट, पक्का। अभी एक लास्ट बेसिक डेफिनेशन, डबल पीरियोडिसिटी। तो वेव होते हैं डबली पीरियोडिक इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल पीरियोडिसिटी? उससे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? हम जब स्कूल में थे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तब लेक्चर को लेक्चर नहीं बोलते थे, पीरियड बोलते थे, क्योंकि हर दिन उस टाइम पे वही चीज होने वाली है। व्हाट इज पीरियोडिक? व्हेन समथिंग रिपीट्स इटसेल्फ। डोंट वरी, हमारा भी पीरियड खत्म होने भी है। व्हेन समथिंग रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हो पीरियोडिक। अब देखो, अगर तुम वेव वेव इमेजिन कर रहे हो, तो वेव के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन। क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इमेजिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो होगा क्या कि हर बार सेम टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड के बाद, हर बार क्या होगा, तो में से वेव रिप्रेजेंट होता है, तो सेम चीज इक्वल इंटरवल टाइम के बाद लेकिन वेव स्पेस में भी पीरियोडिक है, स्पेस मतलब डिस्टेंस में, ऐसा क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक इन स्पेस? बताता हूं मैं, उसका मतलब भी बताता हूं मैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्रैश था, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या आया, क्रैश, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को तुमने क्या बोला, वेवलेंथ। फिर वापस से उतने ही पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या आया, क्रैश। फिर वापस से उतने ही पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या आया, क्रैश। तो यहाँ पे वेव का शेप भी रिपीट हो रहा है, लेकिन इक्वल टाइम के बाद कि इक्वल डिस्टेंस के बाद, इक्वल डिस्टेंस के बाद। मतलब वेव में डबल पीरियोडिसिटी है। वेव में कोई भी पार्टिकल सेम पोजीशन पे वापस आता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वेव इज पीरियोडिक इन टाइम। और हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद भी सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप रिपीट होता है। तो वेव इज आल्सो पीरियोडिक इन डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब स्पेस। ओके, तो वेव के पास क्या है, डबल पीरियोडिसिटी है। क्या है, डबल पीरियोडिसिटी। तो वेव इज डबली पीरियोडिक, डबली पीरियोडिक, दैट इज, it is periodic, it is periodic in time as well as space। ये ना, Good। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में